ये IMET का हम लोग का तीसरा चैप्टर है। इसके पहले हम लोगों ने 2 चैप्टर देख लिए थे, इंट्रोडक्शन और मैनेजमेंट का प्रिंसिपल, है ना। दूसरा चैप्टर कौन सा देखा था? ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज़ें देखी थी, उसको इंसेंटिव्स वगैरह की बात की थी। आज हम लोग देखेंगे मजदूरी और इंसेंटिव। जैसे कि पहले भी हम लोगों ने पहले चैप्टर में एक चीज़ डिस्कस की थी कि किसी कंपनी या किसी फर्म, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पर रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट को हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं, प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं, वहाँ पर 6M की नीड होती है। 6M, ये M हमारे कौन कौन से थे? 6। एक तो था मेन मटेरियल, बोलो पता चले कि याद है पुराना। और क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, मैंने उसमें पढ़ाते समय बोली भी थी, मैन, मटेरियल, मशीन, मनी, मेथड और मार्केट। सब तो भूल गए, तो थोड़ा ध्यान दिया। अगर ये 6M का जब तक कॉम्बिनेशन नहीं होगा तब तक इंडस्ट्री का कोई मतलब नहीं है। किसी भी तरीके से कोई ना कोई कंपोनेंट ऐसा अधूरा रह जाएगा जिसकी वजह से हम फाइनल कन्वर्जन नहीं कर सकते हैं रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट के लिए, जिसमें सभी को बराबर ही इम्पोर्टेंस देंगे। ऐसा नहीं कर सकते कि मेन सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर आप सारा वर्कर, सारा श्रमिक रख लेंगे, मटेरियल नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलो मेन और मटेरियल अगर दोनों हो गए, मशीन नहीं है तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? ठीक है, मशीन के साथ मनी अगर नहीं है तो फिर ये सारी चीज़ों का कोई अर्थ नहीं है, ना मटेरियल खरीद पाएंगे ना मशीन खरीद पाएंगे। इसके बाद मेथड अगर नहीं है, सीक्वेंसिंग नहीं है कि कौन सा काम कैसे करना है, क्या उसका क्रम होगा, क्या उसका ऑर्डर होगा। ठीक है, मेथड यानी कि टेक्निक, अगर ये नहीं है तो आप कोई काम नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से अगर मार्केट नहीं है तो आप क्या करेंगे? कहाँ मटेरियल लेंगे और कहाँ पर उसकी सप्लाई करेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जिसमें आज हम बात करेंगे मेन की। मैन यानी जो श्रमिक है, जो लेबर है हमारा कंपनी में, वो लेबर कोई सेवा भाव से तो काम करेगा नहीं। उसका भी अपना कुछ व्यक्तिगत जीवन होगा, उसका अपना एक परिवार होगा, उसके अपने कुछ खर्चे होंगे। उन खर्चों को पूरा करने के लिए एक किसी सोसाइटी के अंदर एक स्टैंडर्ड के साथ अपना जीवन निर्वाह करने के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत होती है। उस पैसों को प्राप्त करने के लिए वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम कर रहा होता है ना। तो वो इंडस्ट्री में भी काम करेगा। जब इंडस्ट्री में काम करेगा तो हमसे क्या चाहेगा? मजदूरी है। और कुछ आपके अभिप्रेरक होते हैं जिनको इंसेंटिव्स बोलते हैं। इंसेंटिव कब दिया जाता है, क्यों दिया जाता है? जिससे कि प्रमोशन होता है कि कुछ अच्छे से अच्छा काम करेंगे, अच्छा शुद्ध परिष्कृत और एक गुणवत्तापूर्ण प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपनी पूरी तरीके से क्षमताओं को यूटिलाइज करते हुए हम कंपनी के साथ पूरी तरीके से डेडिकेटेड हैं। ठीक है, ये चीज़ें प्रमोट करता है कौन? इंसेंटिव। तो आज हम इस चैप्टर में इन दोनों चीज़ों की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मजदूरी। मजदूरी कुछ भी आपके लिए नया शब्द नहीं है, क्योंकि हम लोग एक ऐसे सोसाइटी में रहते हैं कि जहाँ पर दिन भर कहीं ना कहीं ऐसे लोगों से भेंट होती है जो कुछ ना कुछ काम करते हैं और उसके बदले में उनको मजदूरी मिलती है। ठीक है, तो मजदूरी जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, उद्योग में कोई भी एम्प्लॉयर जो होता है, कोई भी मालिक होता है जो बिजनेस कर रहा होता है, वो चाहता है कि मजदूरी हम कम से कम दें जिससे कि प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। जबकि ये गलत सोच है, ऐसा नहीं होता है। अगर आप किसी को कम मजदूरी देंगे जिससे कि उसका अपना व्यक्तिगत जीवन निर्वाह गुजारा करना बहुत मुश्किल हो रहा होगा, तो कहीं ना कहीं उसका दिमाग हमारे काम पर स्थिर नहीं होगा। वो इधर उधर डिस्टर्ब रहेगा और मौके की तलाश में रहेगा कि यहाँ पर चलो ठीक है, जब तक हमारे पास ऑप्शन नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, तब तक तो हम यहाँ काम कर रहे हैं। काम कर क्या रहे हैं? एक तरह से अपना समय काट रहे हैं। और कोई बगल की कंपनी से हमारी बात चलती रहती है, उस वर्कर की बात चलती रहती है, जहाँ भी उसके पास कोई वैकेंसी हुई एक हाई सैलरी पे, तो हम बिना आपके नफ़ा या नुकसान के परवाह किए वहाँ पर जाके ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो मिड सेशन में आपका कोई वर्कर अगर छोड़ के चला जाता है, आपका ऑर्डर बहुत सारे इनलाइन अगर हैं, तो फिर आपको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बहुत ज़्यादा कम सैलरी भी नहीं देनी चाहिए। कम से कम इतनी सैलरी हो जिससे कि वर्कर के व्यक्तिगत जीवन का निर्वाह समुचित ढंग से हो सके और वो पूरा अपना मनोभाव के साथ में हमारे साथ जुड़ सके, अपनी पूरी क्षमता के साथ वो कंपनी का काम कर सके। एटलीस्ट इतनी सैलरी होनी चाहिए।
ठीक है, इतना वेतन होना चाहिए, इतनी मजदूरी उसकी होनी चाहिए। तो ये तो रही बात वेतन की, इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, चैप्टर में सारा पैराग्राफ में लिखा हुआ है, यही चीज़ें हैं। अब इस डेफिनेशन में अगर हम बात करें कि मजदूरी की परिभाषा क्या होती है, तो अलग अलग अर्थशास्त्री या जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन लोगों ने अपनी परिभाषाएँ दी हैं। सभी का मात्र और मात्र एक ही काम होता है, एक ही मतलब है कि कोई भी श्रमिक या कोई भी इंसान हमें कोई सेवा दे रहा होता है, तो उस सेवा के बदले में उसको हम कुछ प्रतिफल देते हैं, उसको हमें कोई भुगतान करते हैं श्रम के रूप में या किसी एक धनराशि के रूप में। ठीक है, यही एक मजदूरी होती है। मजदूरी का मतलब हो गया कि सेवा के बदले उसको कुछ धनराशि रिटर्न करना। ठीक है, इसी बात को अलग अलग तरीके से लोगों ने कहा। जैसे कि पहले हमारे हैं योडर एंड हेनेमन, इन्होंने कहा मजदूरी करने वालों के लिए मजदूरी उनके कार्य की क्षतिपूर्ति है। क्षतिपूर्ति मतलब प्रतिफल, ठीक है, जो रिटर्न बैक मिलता है किसके एवज में, जो हमने काम किया, कोई श्रम दिया, उसके बदले में कोई सेवा दी। जो इक्विपमेंट और औजारों का उपयोग करके उत्पाद करते हैं, जो भी हमारी कंपनी में टूल्स मशीनरीज का इस्तेमाल करते हुए मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, या जो भी हमारा प्लांट है, जो भी काम है, उस काम को कर रहे हैं, उत्पादन करते हैं या अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, जिनको ऑनर बेचता है और लाभ कमाता है। ठीक है, बात वही है, बस थोड़ा सा जो इसमें वर्ड है इनका अरेंजिंग फॉर्म है। आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं एग्जाम में, अदरवाइज जो आप अपने भाव में समझ रहे हैं उसी भाव को लिखें। ठीक है, मजदूरी कोई नई चीज़ नहीं है। इसी बात को एक PM स्टोहेन है, इन्होंने बताया एक बार कि मजदूरी श्रमिक का पारिश्रमिक होता है, किसी वर्कर का पारिश्रमिक यानी कि प्रतिफल है, जिससे उपयोगिता उत्पन्न होती है, यूटिलाइज करता है अपने जीवन यापन के लिए। इसी तरीके से बेनहम, उन्होंने अपनी बात कही श्रमिकों के द्वारा नियोक्ता यानी कि ऑनर कंपनी का नियोक्ता को दी जाने वाली सेवाओं, जो भी श्रमिक द्वारा किसी एक ऑनर को अपनी सेवाएं देता है, उसके बदले में भुगतान जो करता है कौन, नियोक्ता, उसको कहा जाएगा मजदूरी। है ना, तो ये चैप्टर आपके क्लास बुक में है, वहाँ भी देख सकते हैं। इसी चीज़ को फिर एलेबोरेट किया गया है, अलग अलग तरीके से बताया जा रहा है। अब हम आगे बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं, कौन कौन से ऐसे कारण हो सकते हैं जो मजदूरी को प्रभावित कर रहे हैं। तो अब एक एक करके देख लेते हैं। कुछ फैक्टर्स होंगे, कुछ घटक होंगे, जिनमें से पहला है आपका इफिशियंसी ऑफ वर्कर। इफिशियंसी ऑफ वर्कर से मतलब ये है कि जो हम मजदूरी डिसाइड कर रहे हैं, जो मजदूरी हम किसी को दे रहे हैं, वो इतनी रहे कि कम से कम उसका मनोबल बढ़ा रहे, मनोभाव के साथ आपके साथ काम करता रहे। ऐसा ना हो काम हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, एक ही कंपनी में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, और कोई ऐसा है कि पूरा एकदम अपना जोर लगाए पूरी ताकत पूरी क्षमता से आपका वर्क आउटपुट में आपके साथ खड़ा है, लेकिन आप सैलरी देते समय निर्धारण नहीं कर पा रहे हैं, आप सभी को बराबर दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा ना, उसकी एफिशिएंसी में कमी आ जाएगी। किसकी, जो अच्छा काम कर रहा है उसकी एफिशिएंसी में। तो एक तो ये फैक्टर हो सकता है जो मजदूरी के रास्ते को प्रभावित कर रहा होगा। अगला है आपको वर्कर्स कॉपरेशन, जैसे कि मजदूरी निर्धारण करने की प्रक्रिया में श्रमिकों की भागीदारी होनी चाहिए। जब भी मजदूरी आप डिसाइड करते हैं कि फीस रेट के हिसाब से हो सकता है, टाइम के हिसाब से होता है कि हम पर डे आपको 500 रुपया देंगे, 700 देंगे या 1000 देंगे, वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ वर्क हमारा क्या है। बहुत अगर मुश्किल काम है, रिस्की काम है, जहाँ पर लाइफ रिस्क में जा रही होगी, तो वहाँ पर उसके हिसाब से उसका वेतन ज़्यादा होगा। जहाँ बहुत स्मूथ काम होगा, सीटिंग वाला होगा, छाया वाला होगा, छाव में बैठ के काम करना है, वहाँ पर वेतन कम हो सकता है ना। बहुत एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं, जैसे कि अशोक फैक्ट्री मसाले वगैरह जो बनाते हैं, मैंने बताया था कि वहाँ पर जो लेडीजेज होती हैं बहुत सारी, वो अपना आराम से बैठ के करते रहते क्योंकि हल्का काम है। और वहीं पर आप अगर बात कर लें कि कोई एक बिजली के खंभे पर चढ़ के इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहा है, लाइफ रिस्क में डाल रहा है, तो दोनों की सैलरी में अंतर होना चाहिए। तो सैलरी का जो निर्धारण हो, कम से कम जो मजदूर हैं इनको भी सम्मिलित किया जाए, उनकी भी एक बड़ी इच्छा जानी जाए, ठीक है, तब आपस में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन हो सकता है, एक हेल्दी इन्वायरमेंट की मजदूरी का जो अमाउंट है वो सेट किया जा सकता है। अगला है आपका वेज पेमेंट विद इंसेंटिव्स।
अच्छा, पिछली क्लास में हम लोगों ने इंसेंटिव्स की बहुत सारी बात की थी। स्ट्रेट इंसेंटिव्स का बहुत 8-10 टाइप के इंसेंटिव्स बताए थे। इंसेंटिव ये होता है कि जो भी आपका स्टैंडर्ड वर्क है, जो डिसाइडेड वर्क है या जो टारगेट है आपका, उस टारगेट को ध्यान में रखते हुए कोई एक वर्कर कितना काम कर रहा है, उस टारगेट से ऊपर काम कर ले रहा है एफिशिएंसी के साथ में, या उससे नीचे रह जा रहा है। जो ऊपर करता है काम तो कंपनी के ऑनर का प्रॉफिट हो रहा है, ये प्रॉफिट पूरा अपने पास नहीं रखता है, उसका एक पोर्शन अपने उस मजदूर को भी देता है ना। जिससे कि क्या होता है कि काम करने की प्रेरणा बढ़ती है, अच्छा काम करना, कंपनी के साथ अच्छे से जुड़ के रहना, इन सब चीज़ों को प्रेरित करता है। तो एक कंपोनेंट आप कह सकते हैं जो इफेक्ट करता है इस वेज सिस्टम को। और वेज सिस्टम कैसा होना चाहिए? जो बेनिफिशियल फॉर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, यानी कि श्रमिक और कंपनी का जो मालिक है दोनों के हित में हो। ऐसा भी ना हो कि हम इतना ज़्यादा सैलरी कम दे रहे हैं, रिसेशन टाइम चल रहा है, बहुत सारा वर्कर लेबर मार्केट में घूम रहा है, तो हम आज उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाएं और उसको बहुत कम सैलरी दें, सिर्फ अपना हित देखें। या इतना भी ज़्यादा किसी से प्रभावित होकर हम इतनी सैलरी ना दे दें कि कल को हमारी कंपनी का जो ओवरऑल आउटपुट है वो नुकसान में चला जाए। दोनों के हित में हो, मोटिवेट रहे श्रमिक, पूरी तरीके से हमारे साथ जुड़ा रहे, ठीक है, और उसकी अपनी जो दैनिक आवश्यकताएं हैं वो पूरी होती हैं। एटलीस्ट इतनी सैलरी दें जो उसके लिए हितकर हो और हमारे लिए भी हितकर हो। तो ये चीज़ें इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ आ जाती है टाइमली पेमेंट ऑफ वेज। बहुत बड़ा कारण होता है। आज आप प्राइवेट फर्म में देखते होंगे कि सैलरी तो कहने के लिए है कि पर मंथ आपकी ठीक ठाक सैलरी है, लेकिन 3-3 महीने 2-2 महीने तक सैलरी जो होल्ड रहती है ना। यहाँ हम देखते हैं कि कई लोगों का एक लाइफ के पड़ाव पर पहुँच के कुछ अपनी जिम्मेदारियाँ हो जाती हैं, कोई लोन ले लेता है, कोई कार लोन होता है, कई तमाम टाइप के लोन वगैरह होते हैं। उन सभी में क्या होता है कि डेट फिक्स होती है। अगर सैलरी आपके साथ टाइम से नहीं होगी तो या तो उसका सिबिल खराब होगा या जो भी एसेट उसने लिया है वापस खिंच जाएगा, तो इससे क्या व्यथित रहेगा, वो काम आपका नहीं कर पाएगा सही से। ऐसी ज़्यादा सैलरी का कोई मतलब नहीं, टाइम से नहीं मिल रही है, ठीक है। टाइम से मिलना सैलरी में एक मुख्य कारण है जो मजदूरी के सिस्टम को इफेक्ट करेगा। अगला आपका है वेजेज लिंकिंग विद क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। जो मजदूरी है एकदम इस तरीके से ना हो कि हमने आपको बोल दिया, ऑर्डर दे दिया कि आप पीस रेट के हिसाब से सैलरी लेते रहो, ठीक है। तो आप क्या करेंगे ना, सिर्फ आप क्वांटिटी पे फोकस करेंगे, क्वालिटी जा रही है कि नहीं जा रही है इससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि शाम तक अगर आपने 5 रुपये पर पीस के हिसाब से डिसाइड कर लिया है तो हम कोशिश करेंगे कि शाम तक 400 या 500 पीस तक तैयार कर लें, ठीक है। तो इससे क्या होगा, क्वालिटी आपकी गड़बड़ा जाएगी। तो ऐसा सैलरी रखें, ऐसा एक मेथड या टेक्निक रखें सैलरी की कि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का ही एक ऑपरेशन रहे, ठीक है, दोनों का ही एक अच्छा समायोजन रहे। ऐसी सैलरी का वेतन का आपका होना चाहिए सिस्टम। अगला है आपका मिनिमम लेवल ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेज। मिनिमम लेवल ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेज का क्या है कि इतनी सैलरी न्यूनतम तो कम से कम डिसाइड कर ही जाए कि एक आम जनमानस या वहाँ के मार्केट की जो महंगाई है, महंगाई दर है उस नगर की, वहाँ पर अपना सर्वाइवल तो कर पाए, ठीक है। मतलब एक मिनिमम सैलरी पहले फिक्स करना जरूरी है कि इतना तो हम आपको देंगे, जिससे कि उसका मन लगा रहे। इसके बाद फिर आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर है कि आप कितना ले पाते हैं, ठीक है। अगला आपका जाता है स्टेबिलिटी ऑफ वेज पेमेंट। स्थिरता होना चाहिए वेज पेमेंट में, एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए कि इतनी आपको सैलरी मिलेगी और आपको इससे कम होने का कोई भय नहीं है। स्टेबल है आपकी इतनी सैलरी, इसके बाद में जो फ्लक्चुएशन होगी आपकी परफॉर्मेंस पर होगी। तो मजदूरी भुगतान पद्धति स्थिर एवं स्थायी होनी चाहिए, क्योंकि यदि मजदूर भुगतान प्रक्रिया में किसी प्रकार का फ्लक्चुएशन अगर आता है तो श्रमिकों में संदेह उत्पन्न ना हो कि उनकी मजदूरी में कोई कमी कर दी जाएगी। जैसे कि मार्केट में एकदम रिसेशन आ गया, आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा सेल नहीं हो रहा है, कंपनी लॉस में है, तो बोल दें कि आपको पहले 20,000 दे रहे थे, इस बार हम 5,000 दे पाएंगे, है ना। ये मतलब नहीं होना चाहिए। तो ये आपका हो गया स्टेबिलिटी ऑफ सैलरी। अगला है आपका वर्क स्टैंडर्ड। तो अब अगला आता है आपका वर्क स्टैंडर्ड। कार्य योजना में कार्य
ठीक है। तो वर्क स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि हम एक कोई टारगेट सेट कर देंगे, एक औसत टारगेट सेट कर देते हैं कि आपको इतना काम करना है एक दिन में। अब ऐसा ना हो कि कोई वर्कर आया, उसका अपना मानसिक स्थिति कुछ जो भी है, इतना मतलब हमारे साथ नहीं जुड़ा है, कंपनी के साथ जुड़ाव नहीं है, पूरा दिन बैठा हुआ है तब भी उसको वेतन दे रहे हैं, या हम इतना मॉनिटर नहीं कर पाते हैं कि हम किसी को टाइम टाइम पर उसको वॉच करें। इस वजह से क्या करते हैं कि एक स्टैंडर्ड वर्क को हम पहले डिफाइन कर देते हैं कि आपको इतना तो बजे में काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मतलब हो जाता है वर्क स्टैंडर्ड का। और वर्क स्टैंडर्ड ऐसा होना चाहिए एक अच्छी मजदूरी के लिए कि आप उसकी मॉनिटरिंग करें प्रॉपर, एक एवरेजिंग लें किसी एक सैंपल या वर्कर के समूह से कि वास्तविकता में इतना ही काम किया जा सकता है, एक एवरेज वही रखें। क्योंकि ऑनर क्या चाहेगा ना कि कम से कम लेबर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, लेकिन उसकी फिजिबिलिटी भी तो होनी चाहिए कि वास्तविकता में कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा। इसलिए एक वर्क स्टैंडर्ड का निर्धारण होना जरूरी है ना, इतना काम होना चाहिए। अगला आपका आ जाता है फ्लेक्सिबिलिटी इन वेज प्लान। अब वेज प्लान में फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि जैसे गवर्नमेंट भी जो होती है, किसी भी राज्य की हो या केंद्र की हो, जितने भी उसके अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, साल दर साल या समय बाई समय इसमें क्या होता है ना कि महंगाई की दर बढ़ती है। 5 साल पहले आप जो भी आइटम अपने घर के लिए लेते थे उसका अपना रेट कुछ था, आज उसका रेट बढ़ गया। तो रेट मार्केट को तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन सैलरी आपकी अगर नहीं बढ़ रही है, तो इस बात पर मनन किया गया सरकारों के द्वारा। तो इसमें मनन किया गया कि हम इस 6 महीने के ड्यूरेशन पर मार्केट का एक एवरेज ग्रोथ कितनी रही है आइटम के महंगाइयों की, उसके हिसाब से महंगाई भत्ता जोड़ा जाता है, जिसको डियरनेस अलाउंसेस बोलते हैं, ठीक है, डीए बोलते हैं शॉर्ट में। अक्सर साल में 2 बार बढ़ता है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का भी। तो ये मार्केट में भी होनी चाहिए। सैलरी ऐसा नहीं कि मैंने एक बार फिक्स कर दिया, अब तो आपकी मजबूरी है, बाहर नौकरियां हैं नहीं तो आपको उतने पे ही रुकना पड़ेगा। मार्केट की महंगाई को देखते हुए सैलरी पे या वेतन पे, मजदूरी पे फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे, है ना, ये इसका मतलब। अगला है आपको वर्किंग आवर। वर्किंग आवर भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एक स्वस्थ इंसान या एक स्वस्थ माहौल के साथ कितने घंटे तक कंटिन्यू किसी काम को परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि एक आवर लिमिट या रेगुलर काम करते करते उसके अंदर टायर्डनेस होगी और या तो क्वांटिटी कम होगी या क्वालिटी खराब होगी प्रोडक्ट की, है ना। तो ये है आपका वर्किंग आवर। और वर्किंग आवर अगर आप किसी को ज़्यादा दे रहे हैं, आज आपके पास मान लीजिए कि ऑर्डर बहुत सारा आ गया, आपको काम करना है, तो 8 की जगह 10 घंटे आप काम करवाने लगे, या बीच में आपकी सेकेंड सैटरडे या कोई छुट्टी अगर पड़ गई है, तो हम अपने वर्कर से बोलते हैं कि आप छुट्टी ये ना लो क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है। तो हम अपने हित में तो आपसे काम करवा रहे हैं, लेकिन जितना हम आपसे एक्स्ट्रा काम करवा रहे हैं, वर्किंग आवर का हो या जो भी छुट्टियों के दिन कटौती कर दी तो दिनों की वृद्धि हो गई, तो उनके हिसाब से आपका वेतन भी सेट करा जाए, बढ़ाया जाए। तो ये कुछ फैक्टर्स थे हमारे जिससे मजदूरी हमारी प्रभावित हो गई थी। अब अगला बात करते हैं कि वेज पेमेंट मेथड कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है, कौन कौन सी विधियाँ हो सकती हैं जो हमारे प्राचीन काल से हमारे देश में चली आ रही है या ओवरऑल हर जगह चलती हैं। उनमें से हम कुछ ये विधियाँ हैं, 5-6 टाइप की, इनकी हम बात करेंगे। सबसे ज़्यादा पॉपुलर है आपका टाइम रेट सिस्टम। तो आप अपने घरों में भी अगर या अपने खेतों के लिए अगर कोई श्रमिक ले जाते हैं तो घंटे के हिसाब से आप नहीं करवाते, उसे पर डे के हिसाब से तय करते हैं। या आप किसी कंपनी में अगर ले जाते हैं तो वहाँ पर वीकली सैलरी बोलते हैं कि आपको हम एक सप्ताह में इतनी सैलरी देंगे, या पर मंथ, जैसे आप जाते हैं बाहर नौकरी करने तो पर मंथ की सैलरी होती है। तो ये क्या है ना कि टाइम के हिसाब से, यहाँ पर आपका कोई स्पेसिफिक ये नहीं किया गया है कि आप इतना काम करेंगे तो आपको इतना पैसा मिलेगा। टाइम के हिसाब से पर डे, पर वीक, पर पखवाड़ा, ठीक है, पखवाड़ा भी होता है ना 15 दिन वाला, या पर मंथ। अब तो आजकल एनम वाला सिस्टम चल रहा है, पैकेज जिसको बोलते हैं, ठीक है, जैसे 4.8 LPA यानी कि 4,80,000 पर एनम। तो ये सब टाइम रेट सिस्टम है, ये बहुत प्राचीन समय से चला आया है हमारे देश में और आज भी हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर यही है। कुछ कंपनी जब हैं जो थोड़ा सा सिस्टम चेंज करेंगे दूसरे सिस्टम में, तो हम उसकी बात चलो हम एक एक करके देख लेंगे। एक होता है आपका टाइम रेट सिस्टम, दूसरा होता है पीस रेट सिस्टम।
जहाँ पर आपको कुछ नग बनाने हैं, जैसे कि कोई भी आपके प्रोडक्ट हो रहे हैं, तो हम हर प्रोडक्ट का अपना एक रेट फिक्स कर देंगे कि जैसे कि कोई एक प्रोडक्ट है, कोई मान लीजिए कि एग्जांपल मान लीजिए कोई बिस्किट फैक्ट्री जीन्स जीन्स बनती है तो उनको, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जीन्स वगैरह बनती है, कहीं पार्ले जी बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, कोई प्रोडक्शन ऐसा हो रहा है कि एक प्रोडक्ट को हम देखते हैं कि इतने रुपए का बेचते हैं, उसमें इतना पार्ट हम लेबर का निकाल देते हैं, इतना पार्ट अपने मटेरियल का निकाल दिए और इतना पोर्शन अपने प्रॉफिट का निकाल देते हैं। तो हम फिर क्या करते हैं, जितना लेबर का वहाँ से निकाला तो वही हम यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं कि एक पीस तैयार करने में आपको इतना पैसा मिलेगा, आप दिन भर में कितनी कर लेते हैं वो आपके ऊपर है। तो ये पीस रेट वेज सिस्टम हुआ। अगला एक आ जाता है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड पीस रेट। अब इसमें हम क्या करते हैं कि एक टाइम तो रखते हैं लेकिन पीस की संख्या भी देखेंगे कि कितने संख्या पीस है, ठीक, उसकी बात करेंगे आगे। अगला है आपका इंसेंटिव बेस्ड सिस्टम, यानी कि जो भी आपका एक एवरेज टारगेट सेट कर दिया गया कि एक कोई कॉमन इंसान कितना क्वांटिटी तक कर लेता है काम किसी एक समय में, किसी एक दिन में, अगर उतना कर लेता है तब तो उसकी सैलरी फिक्स है। अगर उससे ज़्यादा करता है तो इंसेंटिव, जैसा मैंने बताया था पिछली क्लास में लेक्चर में एक बात किए थे ना, इंसेंटिव के प्लान कितने थे, स्ट्रेट था, हेल्थ से था, बहुत सारे थे। तो इंसेंटिव भी अगर हम इसमें इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो मजदूरी का एक विधि है वो भी, जिससे कि आपकी काम करने की क्षमता और जिज्ञासा ज़्यादा हो जाती है। अगला आता है प्रॉफिट शेयरिंग सिस्टम। एक तरह से इंसेंटिव जैसा ही है प्रॉफिट शेयरिंग, जैसे कि कई बार आपने सुना होगा साल में एक बार बोनस वगैरह देती है कंपनी, या बोनस क्या हम देख लेते हैं कि कंपनी का जितना प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि वर्कर के ही दम पर प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या करते हैं ना कि सैलरी तो फिक्स होती है, अगर प्रॉफिट हमारा बहुत अच्छा हो रहा है तो वर्कर के ही योगदान से हो रहा है, तो उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हम उनके वेतन में जोड़ के देने लगते हैं, ठीक है। प्रॉफिट ओवरऑल जो कंपनी का प्रॉफिट है उसका शेयर अपने श्रमिकों के बीच में बांटते हैं। अगला है आपका हाई वेज प्लान सिस्टम, इसको भी देख लेंगे और एक एक करके आते हैं। टाइम रेट में क्लियर हो गया कि प्रतिदिन के हिसाब से, प्रति घंटा के हिसाब से, प्रति सप्ताह के हिसाब से, प्रति पखवाड़ा के सप्ताह के हिसाब से, या प्रति माह या प्रति वर्ष, इसके हिसाब से आपकी एक मजदूरी तय कर दी जाती है और आप अपना उस टाइम तक काम करते हैं, टाइम कंप्लीट होने पर आपको पेमेंट कर दिया जाता है। ये सबसे पॉपुलर, इसमें कुछ फ़ायदे हैं क्योंकि बहुत पुराने समय से चला आया, अगर आज भी प्रचलन में है तो इसके कुछ फ़ायदे होते हैं, जैसे कि ये प्रणाली सबसे आसान होती है, ठीक है। ये सिस्टम जो है विधि है सबसे आसान है, किसी को सैलरी निर्धारित करने में, समझने में आसान है, और मजदूरी की कैलकुलेशन कर लेते हैं कि फलाने आपने एक महीने में 1 तारीख से 30 तारीख तक 28 दिन रहे, 25 दिन रहे, ठीक है, तो उसके हिसाब से आप ये निर्धारण हो जाता है। दूसरा, इस प्रणाली से श्रमिक को न्यूनतम निश्चित की गई धनराशि का भुगतान अवश्य होता है, जो भी हमने मिनिमम वेज डिसाइड कर दिया है वो आपका फिक्स है। तो इस तरीके से मजदूर के दिमाग में एक ये दिमाग का वो नहीं रहेगा कि अगली बार क्या होगा, हमारा टारगेट अचीव नहीं हो पाया या प्रोडक्ट पूरा नहीं हो पाया, कंपनी को बहुत ज़्यादा ऑर्डर नहीं मिल पाया तो हमारी सैलरी कम हो जाएगी, तो ये सब भय निकल जाते हैं उसके, ठीक है। एक चीज़ और उसमें आ जाती है कि यदि कार्य करते समय किसी श्रमिक की दक्षता में कुछ कमी हो जाती है, बीमारी हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है, कंपनी के साथ कुछ मिसहैपनिंग होती है, ऑर्डर कम आ रहा, मार्केट रिसेशन आ गया, तो उसकी मिनिमम जो वेज है वो उसका सुरक्षित है, ठीक है। यानी कि ये कह सकते हैं जो श्रमिक के हित में है ये वाला सिस्टम। अगला है, श्रमिक एक निश्चित मजदूरी भुगतान का भरोसा रखता है क्योंकि उसका तो फिक्स है वो, इसलिए कार्य में उसका लगाव बना रहता है, काम करने में मन लगता रहता है। अगला है, इसमें इस प्रणाली में श्रमिक को किसी जॉब को पूर्ण करने में अपना समय लेने का अधिकार रहता है। काम कर रहा है, उसको लग रहा है कि थोड़ा सा अगर काम हमारा रह जा रहा है, जिससे कि अगर हम होल्ड कर देंगे अगले दिन करेंगे तो हो सकता है इसकी क्वालिटी खराब हो जाए या कुछ और इसमें लॉस हो जाए, तो अपना पूरा अधिकार रखता है कि थोड़ा अपना एक्स्ट्रा भी काम करके उसको पूरा कर लेंगे, ठीक है। अगला है, इस प्रणाली में श्रमिक कीमती मशीनों तथा टूल को सावधानी के साथ उपयोग करता है, क्योंकि उसको ऐसा कोई जल्दबाजी तो है नहीं कि प्रोडक्शन रेट बहुत ज़्यादा देना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रॉफिट के लिए, उसको रेगुलर उस मशीन के साथ काम करना है। तो वर्किंग के साथ कुछ मशीनों में वियर एंड टियर भी हो सकता है, ऑयल एंड ग्रीसिंग की जरूरत भी पड़ सकती है, यानी कि प्रॉपर उसका मेंटेन करते हुए, उसका मेंटेनेंस रखते हुए मशीनों के साथ एक मैत्रीय व्यवहार के साथ में काम करता है, जिससे कि मशीनों की लाइफ अच्छी बनी रहती है। अगला है आपका, इस प्रणाली में प्रशासनिक व्यय में कमी आती है क्योंकि मॉनिटरिंग की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है,
ठीक है। तो जब मॉनिटरिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन हमारा आवश्यक नहीं है, तो उसका कुछ खर्चा कम हो जाता है। श्रमिक अपना एक स्वतंत्रता के साथ में काम करने के लिए समर्थ रहता है। इसमें अगला है पॉइंट, इस प्रणाली में श्रमिकों में एकता बनी रहती है। हाँ, एक चीज़ इसमें और हो जाती है, क्योंकि कोई पीस रेट के हिसाब से तो है नहीं कि पूरा वर्क हमको भागम भाग करना है, थोड़ा सा टाइम में रहता है, क्योंकि ये डेज के हिसाब से है। मॉनिटरिंग ऊपर वाला बहुत परमानेंट अगर नहीं कर पा रहा है, तो इनके साथ बैठे थोड़ा 4 गप्पे लड़ाए, इनके साथ 4 गप्पे लड़ाए, तो होता क्या है ना कि एक यूनियन बाजी थोड़ा सा ज़्यादा प्रमोट होती है इस वाली प्रणाली के अंदर। ठीक है, इस यूनियन बाजी का थोड़ा सा नुकसान भी होता है किसी कंपनी के लिए, क्योंकि एक माहौल खराब होता है। इसके कुछ नुकसान, चलो बात कर लेते हैं नुकसान का। इसमें है क्या कि टाइम बेस्ड सिस्टम है, तो आप बहुत अच्छे से फिल्टर नहीं कर पाते कि कौन कितना स्किल्ड वर्कर है, कौन अनस्किल्ड वर्कर है। ठीक है, आसानी से पहचान नहीं हो पाती। इस वजह से अनस्किल्ड वर्कर को आप दंडित नहीं कर पाएंगे, उसका वेतन नहीं काट पाएंगे, क्योंकि आप उसको चिन्हित नहीं कर पाएंगे, है ना। अगला है, इस प्रणाली में अच्छा मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए। अच्छा मैनेजमेंट सिस्टम और कठोर निरीक्षण की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि मॉनिटरिंग प्रॉपर करनी पड़ेगी। टाइम बेस्ड सिस्टम है, कोई टाइम किल तो नहीं कर रहा है, प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ती है। अगला, अच्छे मेहनती और कुशल जो भी स्किल्ड वर्कर है हमारे, इनकी भावनाओं पर बुरा असर पड़ सकता है, क्योंकि सभी को एक ही भाव तोला जा रहा है सैलरी देते समय। अगला है, इस प्रणाली में श्रमिक अनावश्यक रूप से कार्य में समय बर्बाद करके कार्य को आगे बढ़ाता है। एक डर भी उसके अंदर होता है कि 1 महीने के लिए हमें कोई टारगेट मिला है काम करने के लिए, या जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं 1 महीने का काम ले लिए, अब यहाँ पर ये है कि 1 महीने तक तो हमारी नौकरी फिक्स है, इसके बाद क्या करेंगे, तो फिर क्या करेंगे, वो समय नष्ट करेगा, काम के टाइम समय नष्ट करेगा, टाइम को और ज़्यादा लेंदी खींचेगा, जिससे कि जो प्रोजेक्ट हमारे 1 महीने में कंप्लीट होने वाला है वो और थोड़ा आगे तक चल जाएगा। ठीक है, तो ये नुकसान है, ऑनर के हित में नहीं है। श्रमिक की कार्यशीलता तथा उत्पादन शक्ति का मापन संभव नहीं हो पाता है, अतः अच्छी उत्पादन शक्ति वाले श्रमिकों को प्रोत्साहित करना या पदोन्नति करना आसान नहीं होता है। यहाँ पर क्लियर तो ही पड़ती। आगे, इस प्रणाली में श्रमिक कार्य से मन चुराने का प्रयास करता है, उत्पादन में गिरावट आ सकती है, क्योंकि उसको कौन कुछ पीस वाइज का कोई चिंता या फिक्र है, तो वो कमजोरी टाइप का बढ़ावा मिलता है इस सिस्टम में। इस प्रणाली में श्रमिकों की एकता के कारण श्रमिक संगठनों में जान आ जाती है, क्योंकि टाइम ही टाइम है पंचायत चल रही लोगों के साथ, है ना, इसकी बुराई उसकी बुराई, ये रणनीति वो रणनीति, धीरे धीरे होता गया ना कि एक संगठन टाइप का बन जाता है उसमें भी, तो उसका बढ़ावा मिलता है जो औद्योगिक संगठनों को प्रोत्साहित करने लगता है। तो ये चीज़ है इसमें। अगले की बात कर लेते हैं पीस रेट सिस्टम। जैसा कि आपको बता ही दिया कि पीस रेट सिस्टम में जो नग है, जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की संख्या के हिसाब से वेतन का निर्धारण होता है, मजदूरी का निर्धारण होता है, तो इसको आप बोलते हैं पीस रेट वेज सिस्टम। इसमें क्या क्या फायदे, श्रमिकों को योग्यता अनुसार मजदूरी मिलती है, जो जितना स्किल्ड है, जो जितना अच्छा प्रोडक्शन दे रहा है, उसको उतना अच्छा वेतन मिल रहा है, मजदूरी मिल रही है। श्रमिकों पर अधिक देखभाल की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि सभी अपने आप में ना कोई काम चोरी का हो रहेगा, कोई काम चोरी करेगा तो किसका नुकसान करेगा, अपना, है ना, तो बहुत ज़्यादा उसकी मॉनिटरिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे, अधिक पारिश्रमिक प्राप्त करने की दृष्टि से श्रमिक अधिक से अधिक उत्पादन देने की चेष्टा करता है ना। नियोक्ता यानी कि मालिक को प्रबंध व्यवस्था पर अधिक व्यय करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि खुद ही अपने काम में लगे, उनके पास टाइम ही नहीं है इधर उधर पंचायत करने का, टाइम किल करने का। श्रमिक मशीनों और टूल को अच्छी प्रकार से उपयोग करते हैं, क्योंकि इनके खराब होने की स्थिति में उनका प्रोडक्शन रुक जाएगा, उनका काम बाधित हो जाएगा, और उनका जो पीस है वो पीस कम बन पाएंगे, ओवरऑल उनका मजदूरी में कमी आ जाएगी। इस प्रणाली में श्रमिक समय का पूर्ण उपयोग उत्पादन में करता है, वही बात पंचायत नहीं कर पाता, समय नष्ट नहीं होने देता है, क्योंकि काम या उत्पादन अधिक होने पर अधिक भुगतान संभव होगा। इस प्रणाली में उत्पादन प्रणाली में सुधार होता है और उत्पादन में वृद्धि होती है। इस प्रणाली में ऑनर और कर्मचारी दोनों को मानसिक शांति मिलती है, क्योंकि जिसके फलस्वरूप श्रम पूंजी के मधुर संबंध बने रहते हैं। ठीक है, ये तो इसके फायदे हो गए। अब पीस रेट के अपने कुछ नुकसान भी होंगे, नुकसान को देख लेते हैं। अधिक पारिश्रमिक पाने की लालसा से श्रमिक अधिक परिश्रम करता है और कार्य में व्यस्त रहता है, जिससे अधिक कार्य के कारण व्यस्तता में कमी, दुर्घटना होने के अवसर आ जाते हैं, आ सकता है।
क्योंकि पीस के हिसाब से हमें मजदूरी मिल रही है, भागम भाग लगेगा काम में, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए। तो कोई भी काम जल्दबाजी में दुर्घटना का शिकार हो सकता है, जिसमें मशीन भी मतलब खराब हो सकती है या जो वर्कर है उसको भी चोट आ सकती है। उद्योगपति अधिक काम के लिए श्रमिकों को मजदूरी कम कर देता है, जिससे उद्योगपति को लाभ होता है, जबकि श्रमिक को तुलनात्मक कम लाभ होता है। पीस रेट के हिसाब से सभी पूरी तरीके से पूरी क्षमताओं से काम करते हैं, जिससे कि प्रोडक्शन का जो क्वांटिटी है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी तो जो ऑनर होगा, ऑनर कहेगा अरे तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया, हम अपना प्रोडक्शन रेट कम करना है। प्रोडक्शन रेट कम करने का फिर तरीका ये आ जाता है, या तो फिर उसकी मजदूरी कम करें या कुछ लेबर को बाहर निकालें। तो ये चीज़ आ जाती है, जिससे होता क्या है कि सैलरी कम करना वो ज़्यादा आसान समझता है और श्रमिक का नुकसान होता है, ऑनर का ज़्यादा फायदा होने लगता है। श्रमिक ज़्यादा प्रोडक्शन देने के चक्कर में गुणवत्ता का बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता है, जिससे कि क्वालिटी खराब होती है प्रोडक्ट की, जो ठीक नहीं है। एक ये बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा कह सकते हैं कि मेन नुकसान है पीस रेट का। इसी तरीके से इस प्रणाली में श्रमिक अधिक कार्य करना चाहता है और अधिक कार्य से अधिक मजदूरी कमाता है। अतः उद्योगपतियों को यह अच्छा नहीं लगता है और उद्योगपतियों तथा श्रमिकों के बीच में संबंध में खटास आती है। तो ये सब बहुत ज़्यादा कोई मैटर नहीं करते हैं। अब आ जाते हैं कंबाइंड टाइम रेट पर, जहाँ पर कंबाइंड फॉर्म होता है ऊपर वाले दोनों का, तो जिसमें मिश्रित रूप में दोनों के नुकसान को ओवरकम किया जाता है। इसमें देखिए, इस प्रणाली में प्रत्येक श्रमिक की न्यूनतम साप्ताहिक मजदूरी तय कर दी जाती है। ठीक है, मतलब आपकी वीकली सैलरी आपकी तय कर दी गई, जो आपका टाइम रेट हो गया। ठीक है, इसके बाद एक सप्ताह के साथ में एक औसत कार्य क्षमता देखी जाती है। आपके कार्य क्षमता के साथ में कितना एवरेज प्रोडक्शन आप दे सकते हैं, वो पीस भी निर्धारित कर दिया जाता है। दोनों चीज़ों की कमी यहाँ पर दूर हो जाएगी, वीकली भी हो गया यानी कि टाइम रेट भी हो गया और पीसेस का भी निर्धारण कर दिया गया। तो ये चीज़ इसमें आ जाती है। आउटपुट कुछ भी हो, इसमें आवश्यक है कि पूरे सप्ताह भुगतान प्रतिदिन कार्य पर उपस्थित रहने और पूरे दिन पूरे घंटे काम करने पर संभव होगा, मतलब वही है। अगला आपका आ जाता है इंसेंटिव सिस्टम। इंसेंटिव सिस्टम में क्या है कि मजदूरी भुगतान, जो भी हमारा स्किल्ड वर्कर है, अच्छा काम करने वाला है, स्वाभाविक सी बात है कि वो अच्छा प्रोडक्ट देगा और ज़्यादा प्रोडक्शन देगा। तो जो अपने एक एवरेज स्टैंडर्ड से जो ज़्यादा प्रोडक्शन दे रहा है उसके मजदूरी के साथ में इंसेंटिव जोड़ देते हैं। देखिए, इसमें कार्यानुसार मजदूरी देने में उत्पाद की गुणवत्ता पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता, वही बता रहा है ऊपर वाला जो पीस रेट के नुकसान कुछ और टाइम रेट के नुकसान। तो ये जो आपका होता है इंसेंटिव वाली पद्धति, इसमें एक मजदूर भुगतान की पद्धति है जो एक कर्मचारी की आमदनी या एक कर्मचारी के समूह की आमदनी या संगठन के सभी कर्मचारियों की आय का सीधा संबंध उसके आउटपुट के एक्सेप्टेंस रेट से होगा और आउटपुट की मात्रा एक पूर्व निर्धारित सूत्र के अनुसार, जैसा कि पहले बताया था पिछले चैप्टर में, इंसेंटिव का जो अमाउंट होगा कैसे निर्धारित करेंगे। कुछ अगर आपको याद हो कि 100% अगर आपने टारगेट अचीव किया तो आपकी जो न्यूनतम निर्धारित मजदूरी थी वो दी जाएगी। अगर आपने 100% से 20% और एक्स्ट्रा कर दिया है तो कंपनी का 20% जो लाभ होने वाला है पूरा ना लेके एक फ्रैक्शन मजदूर या श्रमिक को देता है, जिसको बोलते हैं इंसेंटिव, है ना। तो ये वाली चीज़ इसमें ऐड हो जाती है। इंसेंटिव पिछली क्लास में इस पर काफ़ी डिटेल में बात हो गई थी। दो पार्ट में इसको ब्रेक करते हैं, फाइनेंशियल इंसेंटिव और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। ठीक है, फाइनेंशियल इंसेंटिव तो ये है कि आपके वेतन में ही उसको वृद्धि कर देना, जो भी आपने एक्स्ट्रा काम किया, अच्छा काम किया, उसको वेतन में बढ़ा देता था, टोटल लाभ का एक अंश श्रमिक को मिल जाता था। और नॉन फाइनेंशियल कुछ कौन सा इंसेंटिव थे, कुछ याद है? जैसे कि किसी को ये कोई कॉन्फ्रेंस करवा दिया, कोई मीटिंग करवाई, काम का एक रिव्यू कराया गया, प्रॉफिट दिखाया गया और जिसने अच्छा काम किया उसकी पीठ थपथपा दी गई, उसको एक कोई प्रशस्ति पत्र दे दिया गया, मेडल दे दिया गया। ठीक है, इस तरीके के जो भी कुछ प्रोत्साहन होते हैं, क्योंकि कई लोग होते हैं ना कि बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा मेरा मनी फोकस नहीं हूँ, मैं सम्मान का फोकस हूँ। तो सम्मान को लेकर कई लोग गदगद हो जाते हैं और वो बहुत और अच्छे से अच्छा काम करते हैं। तो इस तरीके का भी इंसेंटिव का प्रावधान होता है। देखिए, इसमें नॉन फाइनेंशियल में कौन कौन से दिखाए गए हैं। एक तो अच्छे कार्य करने के लिए ड्यू टू प्रेज फॉर गुड वर्क ऑफ वर्कर, है ना, प्रशंसा करना, तारीफ कर देना। सिक्योरिटी ऑफ जॉब,
अच्छा काम कर रहे हैं, आपको आश्वासन या दिलासा या विश्वास दिला दिया जाता है कि आपकी जॉब नहीं जाएगी, बेशक यहाँ पर काम की कमी हो जाए, वर्कर्स की अधिकता हो जाएगी और लोगों को फिल्टर करेंगे, तुम्हारी नौकरी सुरक्षित है। ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा फैक्टर है आज के टाइम पे। अगला है आपका ट्रेनिंग एंड अदर एम्प्लॉयज इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। कुछ इस तरीके के कार्यक्रम जो टाइम टाइम पर चलते हैं, ट्रेनिंग्स वगैरह करवाना या और भी जो श्रमिक के इम्प्रूवमेंट के कार्यक्रम हैं उनमें उसको प्रतिभा कराया जाता है। ठीक है, ये भी अगर जैसे कि 100 वर्कर है, 100 में 5 को अगर ऐसा मौका मिलना है तो जो अच्छे वर्कर है उनको हम ये लाभ देते हैं। अगला आपका बेटर हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन। अच्छी आपको कंडीशन देंगे, वहाँ के इन्वायरमेंट अच्छा देंगे जिससे कि आपकी हेल्थ अच्छी रहे, बेटर कंडीशन में काम कर सकें, है ना, अच्छा काम करने वालों के लिए। और एक है हाउसिंग, मेडिकल, रिक्रिएशनल, एजुकेशनल फैसिलिटीज टू वर्कर एंड फैमिली। अच्छा काम करते हैं तो नॉन फाइनेंशियल में इसको भी काउंट करते हैं कि आपको आवास दे दिया कंपनी ने, ठीक है, या आप जहाँ भी रह रहे हो वहाँ से बस एक आपको दे दी पिक एंड ड्रॉप करने के लिए। कुछ मेडिकल की फैसिलिटीज़ है, कुछ पॉलिसीज हम आपको दे दिए कि कोई अगर आपके या आपके फैमिली मेम्बर्स में अगर कोई सिक होता है, बीमार होता है तो उसका इलाज का खर्चा कंपनी देगी, क्योंकि आप इस कंपनी की बहुत विश्वसनीय और चाहते एक श्रमिक हैं। तो ये चीज़ है इसमें। चांसेस ऑफ प्रमोशन बढ़ते हैं, अच्छा काम करेंगे तो प्रमोशन के चांस बढ़ेंगे, ठीक है जी। और हेल्पफुल एंड कोऑपरेटिव मैनेजमेंट, ये आपकी चीज़ें हो जाती है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। कुछ सेमी फाइनेंशियल हो जाती है। सेमी फाइनेंशियल में क्या हो सकता है, जैसे कि सुबह आप 8 बजे आ गए, शाम को 5 बजे तक आप काम करेंगे। हम इसमें आपको सिर्फ प्रशंसा पीठ थपथपा के आपको तारीफ नहीं करेंगे ना, हम आपके सीधे सैलरी में पैसे बढ़ा देंगे। तो एक बीच का रास्ता है, जैसे कि आप दोपहर में लंच करेंगे, ठीक है, कंपनी में कोई कैंटीन चल रही है, हमारे अच्छे वर्कर हैं, तो लंच में आपका सिर्फ 20 रुपया या 10 रुपया के हिसाब से आप पूरा लंच करें, जबकि वास्तविक कीमत उसकी लागत ज़्यादा होती है, बाकी कंपनी बियर कर रही है, ठीक है। आप बस से जा रहे हैं, उसमें आपको कुछ छूट दे दी गई, कुछ प्रीमियम्स वगैरह हैं, वहाँ पर आपको छूट दे दी गई, तो ये चीज़ें इस पर रहेंगी। श्रमिकों के लिए मनोरंजन यानी कि पार्क वगैरह, मतलब कुछ भी आपके कार्यक्रम वगैरह में मनोरंजन से संबंधित कहीं जाते हैं तो उस पर कंपनी आपका एक पार्ट देती है, पूरा नहीं देगी, एक पार्ट आपको कंपनी देगी और एक पार्ट आपको खुद से देगा। श्रमिकों के बच्चों के लिए छूट के साथ शिक्षा की सुविधाएं, फीस वगैरह में कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन कंपनी दे देती है, तो सेमी फाइनेंशियल। कर्मचारियों को पेंशन तथा दूसरे अन्य लाभों की सुविधाएं दे देते हैं सेमी फाइनेंशियल में। अब ये आपके जो सेमी फाइनेंशियल हैं इंसेंटिव्स, ये 2 टाइप की हो सकती है। एक तो इंडिविजुअल इंसेंटिव स्कीम हो सकती है, ग्रुप इंसेंटिव स्कीम हो सकती है। कई जगहों पर कार्य एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि जहाँ पर एक एक कर्मचारी या एक एक कार्मिक को आइडेंटिफाई करना, उसकी परफॉर्मेंस को देख पाना आसान होता है। वहाँ पर अच्छा काम करने वाले को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और उसको इंसेंटिव देते हैं। कुछ ऐसे जगह पर होती हैं जहाँ पर पूरे समूह को अच्छा काम करने के लिए प्रलोभन दिया जाता है और उसको एक इंसेंटिव दिया जाता है, ठीक है, जहाँ पर कोई प्रतिनिधियों का समूह का और सभी का मिला जुला सहयोग होता है, ठीक है। जैसे कि आप मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन या कॉलेज है, कॉलेज का बेसिक काम क्या है, स्टूडेंट्स का एडमिशन लेना, उनको पढ़ाना, कुछ टेक्निकल एजुकेशन देना और लास्ट में ग्रेजुएट करना, ठीक है। तो लास्ट में जब आपको डिग्री मिलती है, डिप्लोमा मिलता है यहाँ से, तो किसी एक इंसान का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, ठीक है। इसमें सभी आ सकते हैं, चाहे आपका क्लरिकल कैडर हो, सिक्योरिटी गार्ड हो, टीचिंग हो, टीचिंग सपोर्टिंग स्टाफ हो, ओवरऑल जितने भी लोग हैं, तो एक समूह को प्रमोट इस तरीके से इंसेंटिव दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें आ गई। अच्छा, ये चीज़ें हैं जो वेज इंसेंटिव प्लान जिनकी हम बात कर चुके हैं, है ना। अगर आपको याद नहीं है तो नोट जो आपके पढ़ा हुआ है ग्रुप में, उसको एक बार अच्छे से रिव्यू कर लें। इंपॉर्टेंट है, कम से कम इनके नाम और बहुत आसान है, पूरा फार्मूला बेस्ड था, कुछ न्यूमेरिकल्स भी इस पर बताए थे। इसमें स्ट्रेट पीस रेट था, टेलर डिफरेंशियल पीस रेट था, मेरिट डिफरेंशियल पीस रेट था, गैंट सिस्टम, हाल्से सिस्टम, रॉबिन सिस्टम, बीडॉक्स पॉइंट सिस्टम, इमर्सन एफिशिएंसी सिस्टम, ग्रुप इंश्योरेंस सिस्टम, ये सारे चर्चा कर चुके हैं। तो पसंद याद है ना, तो उसकी हम क्लास में
उस दिन नहीं सुनते सर। पिछली क्लास में देखो नोट्स पढ़ा हुआ है, न्यूमेरिकल्स वगैरह थे, न्यूमेरिकल करवाए थे, एग्जाम्पल्स दिए थे, ठीक है। एक ही न्यूमेरिकल था लगभग डेटा, उसी को हर एक सिस्टम के अंदर रखा गया था। फार्मूला बेस्ड वेज इंसेंटिव और बोनस। वेज तो आपकी एक न्यूनतम मजदूरी हो जाती है जिससे कि आपका जीवन निर्वाह है, और श्रम के बदले में जो आपको फाइनेंशियल रूप में हम आपको कुछ देते हैं वो वेज हो जाता है। इंसेंटिव क्या हो गया? इंसेंटिव एक तरह से हमारा प्रलोभन हो जाता है किसी भी काम को ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छा करने के लिए, उसके बदले में जो कंपनी द्वारा, हाँ बॉस के द्वारा उस बेसिक न्यूनतम मजदूरी के अलावा जो आपको लाभ दिया जाता है वो इंसेंटिव हो जाता है। बोनस आपका क्या होता है? बोनस ये होता है, अक्सर आपने सुना होगा कि गन फैक्ट्री में कोई काम कर रहा है, कोई किसी कंपनी में काम कर रहा है, पुरानी कंपनी में, अभी दीपावली आ रही है, दीपावली में बोनस देते हैं लोग, ठीक है। बोनस भी आपको फाइनेंशियल भी हो सकता है, ओवर टाइम हाँ नहीं ओवर टाइम एक तरह से ओटी हो जाता है। बोनस का मतलब यहाँ पर ये है कि एक साल का टोटल रिव्यू देखा जाता है कि पिछले साल एक साल में कंपनी को कितना टोटल टर्नओवर था, कितना प्रॉफिट था, इस साल कितना टर्नओवर और प्रॉफिट है। तो जो टोटल प्रॉफिट हो रहा है एक साल में, उसका एक हिस्सा अपने श्रमिकों में उनकी योग्यता के हिसाब से बांट दिया जाता है और साल में एक बार दिया जाता है दिवाली वगैरह में, ठीक है। ये फेस्टिवल पर दे देते हैं। हाँ फेस्टिवल पर देते हैं विशेषकर। ये कई रूप में हो सकता है, आर्थिक भी हो सकता है, मतलब ये धन के समय उसमें रूप में भी हो सकता है, या किसी सामान के रूप में भी हो सकता है जो आपके घरों में यूज होती है चीज़ें। तो ये तीन अंतर हैं, तीनों अलग अलग हो गए। अब वेज के जो टाइप है, अभी हम बात करें तो वेज के मेथड है ना, जिसमें फीस रेट देखा था, टाइम रेट देखा था, कंबाइंड फॉर्म देखा था, हाँ ये सब जो थे। अब हम यहाँ पर देखेंगे टाइप्स ऑफ वेज, कितने टाइप के होते हैं। तो तीन टाइप के बेसिक हमारे होते हैं वेज। एक तो होते हैं उचित मजदूरी, जिसमें समान कार्य के लिए समान वेतन। कहने का मतलब ये है कि एक उचित मजदूरी हो। एक कोई कंपनी हमारी यहाँ पर स्टेबल है और यहाँ से 2 किलोमीटर बाद कोई दूसरी कंपनी है, सेम नेचर ऑफ वर्क अगर दोनों कंपनी में हो रहा है तो एक एम्प्लॉय का 8 घंटे काम करने का जितना वेतन हमने निर्धारित किया है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो बगल वाली कंपनी का है उसने बहुत उसे 2 गुना या 3 गुना कर रखा है या आधा कर रखा है। ऐसे होगा क्या कि हमारे यहाँ से ब्रेन या जो लेबर का फ्लो है ना वो बहुत तेज़ी से हो जाएगा। अगर वहाँ ज़्यादा है तो बोलेगा जब सेम काम करने के यहाँ पर 10,000 मिल रहा है, वहाँ 40,000 मिल रहा है, तो क्या बुराई है, यहाँ अपने संबंध क्यों देते हैं, वहाँ देखो। यानी कि सेम नेचर ऑफ वर्क के लिए सेम मजदूरी का निर्धारण करना एक वेज टाइप है। दूसरा है आपका न्यूनतम मजदूरी। न्यूनतम मजदूरी का मतलब ये है कि हर इंसान अपने व्यक्तिगत लाइफ में कुछ जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा होता है, उसके अपने कुछ खर्चे होते हैं, तो वेतन इतना हो कि कम से कम उसके अपने आवश्यक खर्चे चल जाएं और उसका अपना गुजर बसर हो जाए, ठीक है। इसको बोलते हैं न्यूनतम मजदूरी। बात समझ आ गई? तीसरा आपका जीवन निर्वाह मजदूरी। जीवन निर्वाह मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से ज़्यादा होती है। ज़्यादा कैसे होगी? तो उसकी बेसिक नीड्स जो है वो तो है ही है, लेकिन अपने कद के हिसाब से, अपने प्रोफाइल के हिसाब से जो आवश्यक एसेट्स हैं, एडिशनल सुविधाएं हैं, इनके साथ में हम अपना स्टैंडर्ड कैसे मेंटेन कर पाएँ और उस स्टैंडर्ड के साथ में अपना जीवन निर्वाह कर पाएँ। एटलीस्ट वेतन निर्धारित करते समय ये बात ध्यान दीजिए, ठीक है। तीनों बात समझ में आ गई? उसी की बात फिर आगे कर रहा है, फेयर वेज, मिनिमम वेज और लिविंग वेज। इंसेंटिव की बात अभी हम लोगों ने करी नहीं। इंसेंटिव क्या है? किसी उद्योग के संगठन द्वारा दिए गए ऐसे लाभ या ऐसे प्रलोभन, अवसर या आदर या सम्मान जो कार्यरत कार्मिकों को उनका उत्साहवर्धन तथा उनकी कार्यशीलता बढ़ाने या उनका मनोबल या तत्परता के साथ हमारे साथ लगे रहे, अपना जुड़ाव बना रहे, कंपनी के साथ ट्रस्ट रहे, ठीक है, वो पूरी तरीके से खुश रहे। इन सब उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इंसेंटिव का प्लान किया जाता है। सिर्फ ऑनर अपना ही लाभ नहीं देखेगा, अगर उसका एक्स्ट्रा लाभ हो रहा है तो वो अपने श्रमिकों में भी शेयर करेगा, सेलिब्रेट करेगा ना। अब वही जो इंसेंटिव थे जो मैंने बताया 2 टाइप के हैं, वही बात रिपीट हो रही है। फाइनेंशियल इंसेंटिव में आपको वेतन वृद्धि, बोनस, कमीशन भी एक तरह से फाइनेंशियल हो जाता है, ठीक है। कमीशन अब तो जैसे कि कोई काम हमने टारगेट मार्केट में दे दिया, ठीक है, लोगों को,
कि आपको ये ऑर्डर लाना है या कुछ ऐसे करना है, ऐसे करना है? बस कोई काम बता के इतना करो, इसमें इतना कमीशन बिल्कुल हो जाएगा। कमीशन बेस, ठीक है। अभी जैसे कि नए नए तमाम डिटर्जेंट पाउडर या केक वगैरह बनते हैं, वो एक पाउडर चला है 150 में 3 किलो वाला है। हाँ बस वही, ठीक है। सर पाउडर वगैरह बेचते हैं, जितना बेच देंगे तो जितना टोटल प्रॉफिट होगा उसका एक कमीशन का हिस्सा मिल जाएगा, है ना। तो वो भी एक हो गया। प्रीमियम, वित्तीय अनुलाभ, ये सारी चीज़ें आपकी फाइनेंशियल में आ जाएंगी। नॉन फाइनेंशियल में क्या क्या हो जाएगा? प्रशंसा, प्रशस्ति पत्र, सम्मान, है ना। कोई एक पब्लिक समारोह बना के अच्छे कार्मिकों को सम्मान, इंसेंटिव में सम्मान दे देते हैं। नौकरी में स्थायित्व, अभी ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। स्टेबिलिटी, जॉब, पदोन्नति यानी चांस ऑफ प्रमोशन, बिल्कुल। न्याय, नेतृत्व, नेतृत्व यानी कि किसी एक टीम का लीडरशिप करने का अवसर आपको दिया जाएगा। निर्भयता, आपके अंदर डर खत्म हो जाएगा कि आज है नौकरी कर लेंगे। परामर्श में सहयोग लेना, अब ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है कि कम से कम ऑनर या किसी ने आपको इस लायक समझा कि उसके कंपनी के लिए क्या अच्छा है, क्या खराब है, तो आपसे कुछ फ्यूचर प्लान करने के लिए आपको बुलाया और आपके व्यू ले रहा है, कुछ आपका एक आउटलुक ले रहा है। तो ये भी बहुत फक्र का विषय होता है, लोग बोलते हैं कि हमको पूछा तो इस लायक समझा। ये सब सम्मान आपको हो जाते हैं जो नॉन फाइनेंशियल रहेंगे। प्रबंध में भागीदारी यानी कि ऊपर मैनेजरियल कंपोनेंट में भी आपको रखा जा सकता है। क्रियाकलापों का परिचय देना, ये चीज़ हो गई, ठीक है। ग्रुप इंसेंटिव प्लान यानी कि किसी एक कार्य को जो समूह ने निष्पादित किया है तो टोटल लाभ का एक हिस्सा उस समूह को दे देते हैं, कंप्लीट समूह को, उसमें अपना जितने भी लोग हैं आपस में उसको बांट लेते हैं। ये समूह का हो गया। इंडिविजुअल जैसे मैंने बताया वैसे समूह के हिसाब से जो ग्रुपिंग में होता है, कोई काम अच्छा काम हो जाता है, अच्छा प्रॉफिट हो जाता है, तो पूरे उस ग्रुप को दिया जाता है जो भी इंसेंटिव हो। इंसेंटिव टू सुपरविजन, इसका मतलब ये है कि कई बार किसी कंपनी में अगर कोई काम हो रहा है तो हमारी नज़र डायरेक्ट श्रमिक पर होती है, जो भी ऑपरेटर होता है उस मशीन पर जो डायरेक्ट लगा है, ठीक है, उसी को हम देख रहे हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए कि सिर्फ उसी की हिस्सेदारी इस प्रॉफिट को हमें प्राप्त कराने में। कुछ ऐसे अप्रत्यक्ष लोग भी हैं जो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं थे लेकिन उनका भी पूरा योगदान रहा है, जैसे कि सुपरविजन करने वाला, ठीक है, टीम का लीडर, या और भी बहुत ऐसे लोग हो जाते हैं जो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है उस काम में लेकिन वो इनडायरेक्ट है, तो उनको भी बोनस दिया जाना चाहिए। उनको भी बोनस दिया जाता है, सिर्फ ऑपरेटर को नहीं देंगे, उसका सुपरवाइजर होगा उसको भी देंगे और उसके ऊपर भी जो लोग होंगे इस लेयर में उन सबको इंसेंटिव दिया जाता है। तो इसको बोलते हैं इंसेंटिव टू सुपरवाइजर, ठीक है। अब जैसे लिखा है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके के श्रम होते हैं। कुछ लोग मशीनों के साथ सीधे काम कर रहे होते हैं, कुछ लोग मशीनों के साथ सीधे काम नहीं करते हैं, वो ओवरव्यू देख रहे हैं, ठीक है, तो वो आपके सुपरवाइजर हो गए। और जैसे इंसेंटिव की बात अगर हम करें तो 1946 में भारत में अपने इस देश में इंसेंटिव योजना को बहुत फेमस हुआ था, ठीक है, और ये गवर्नमेंट सेक्टर्स में आया था, प्राइवेट सेक्टर्स में इसको लॉन्च किया गया था। लेकिन जिस तरीके से रूपरेखा या ढांचा उसका था इंसेंटिव का, उस ढांचे के हिसाब से डायरेक्ट इम्प्लीमेंट ना करके कंपनी के ऑनर ने एक बीच का रास्ता निकाला कि जो हमारे हित में भी हो और श्रमिकों के हित में भी हो, यानी कि थोड़ा सा उसका रूप को परिवर्तित करते हुए भारतवर्ष में इसको तेजी से लागू किया गया था, बढ़ावा दिया गया। अब अगला आपका आ जाता है जॉब इवैल्यूएशन एंड मेरिट रेटिंग। जॉब इवैल्यूएशन, मेरिट रेटिंग, जितने भी श्रमिक हमारे काम कर रहे हैं, ठीक है, वो कैसा काम कर रहे हैं, क्या उसकी गुणवत्ता है, क्या उसकी क्वांटिटी है, तो इसका चिन्हांकन करना जरूरी है। इवैल्यूएट करेंगे कि आपका काम कंपैरेटिव अच्छा है कि कंपैरेटिव खराब है। एक बार इसको पढ़िए, इसमें क्या लिखा है। आजकल औद्योगिकीकरण का युग है, अतः उद्योग में अनेक प्रकार के जॉब पर कार्य होता है और विभिन्न व्यक्तियों के कृत्यों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, ठीक है। जितने भी वर्कर्स हैं सभी का कंपैरेटिव भी बनाएंगे, तभी हम निकाल पाएंगे कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है। कंपैरेटिव अध्ययन किया जाएगा, इस अध्ययन के आधार पर विभिन्न कृत्य की मजदूरी ढांचे की संरचना तैयार कर ली जाती है। कृत्यों की तुलना विभिन्न घटकों पर आवश्यक होती है, जैसे कि कर्तव्य, दायित्व, प्रयत्न कितना किया और उसकी वर्किंग कंडीशन क्या है, तो ये चीज़ आपकी हो जाती है।
इसी के हिसाब से जब तुलनात्मक हम बना लेते हैं तो हम देखते हैं कि कौन अच्छा है, कौन थोड़ा कम अच्छा है, कौन और कम अच्छा है, कौन खराब है, कौन बहुत खराब है। इनके हिसाब से रैंकिंग डिसाइड करते हैं, ठीक है। और ये रैंकिंग ही हमें हेल्प करती है बाकी इंसेंटिव या वेज के लिए डिसाइड करने के लिए, है ना। तो ये था आपका आज का चैप्टर, इसको आप